हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो की अपडेट हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रूल की सीरीज चल रही है और ये जनरल रूल का पार्ट 2 होने वाला है। और ये सारे जो रूल के हम प्रश्न करा रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एम्स, केवीएस, एनवीएस और आईआईएम और अदर जो इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हाउ मैनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज़ एडमिसिबल इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू बी विद ए डिस्टेंस ऑफ 980। मतलब कोई कर्मचारी स्टेशन ए से स्टेशन बी पर ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी डिस्टेंस है बीच में 980 किलोमीटर, तब उसको कितने दिन का जो है ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। ऑप्शन ए है 12 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 15 दिन या फिर ऑप्शन डी है 20 दिन। तो फ्रेंड्स, अप टू 1000 किलोमीटर तक मिलता है 10 दिन, और 1000 से ज़्यादा लेकिन 2000 से कम है तब मिलता है 12 दिन, और 2000 के ऊपर है तब मिलता है 15 दिन। तो हमारा कितना है 980, तो ये अप टू 1000 वाली लिमिट में आ जाएगा। तो टोटल 10 दिन जो ज्वाइनिंग टाइम दे होगा इस स्थिति में। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, हाउ मैनी डेज एडिशनल डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ओवर एंड अबव द नॉर्मल ज्वाइनिंग टाइम इज अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफ़र टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यदि किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नॉर्मल स्टेशन से एनईआर रीजन या फिर एनईआर रीजन से नॉर्मल रीजन में होता है तब उसको जो है कितने दिन ज्वाइनिंग टाइम मिलता है अधिक। मतलब एक तो नॉर्मल जो लिमिट है किलोमीटर के हिसाब से वो, प्लस उसके एडिशनल और मिलता है कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में 2 दिन जो है अधिक ज्वाइनिंग टाइम मिलता है जब कोई या तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से किसी और रीजन में जा रहा है या फिर किसी और रीजन से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ट्रांसफ़र होकर आ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ विल द ट्रांजिट पीरियड बी ट्रीटेड इन केस ऑफ ट्रांसफ़र एट ऑन रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए हमारा ट्रीटेड ब्रेक इन सर्विस, मे बी सैंक्शन रेगुलर लीव टू कवर द ट्रांजिट पीरियड, ट्रीटेड एज अब्सेंस या फिर ट्रीटेड एज डाइज नोन। तो जब कोई ऑन रिक्वेस्ट मतलब अपनी रिक्वेस्ट पे कोई ट्रांसफ़र करवाता है तब उसको कोई भी ज्वाइनिंग टाइम दे नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके द्वारा जो ट्रांजिट पीरियड है वो उसके पास जो कोई लीव अवेलेबल है उसमें रेगुलाइज कर दिया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस्टर एक्स वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन 2 जुलाई 2023 इन पे लेवल 5, व्हाट इज़ हिज इंक्रीमेंट डेट। मतलब कोई 2 जुलाई 2023 को अपॉइंट हुआ है तो उसकी इंक्रीमेंट डेट क्या होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1/1/2024, 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 2024 या फिर 1 जनवरी 2025। तो फ्रेंड्स, 7 CPC में क्या कंडीशन है कि यदि कोई कर्मचारी 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच यानी इन डेटों को मिलाकर भर्ती होता है तो उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट हो जाएगी 1 जुलाई, और यदि कोई 2 जनवरी और 1 जुलाई के बीच भर्ती होता है तो उसकी हो जाएगी 1 जनवरी। तो इस केस में 2 जुलाई के को ये अपॉइंट हुआ है तो इसकी जो इंक्रीमेंट डेट होगी वो होगी 1 जुलाई 2024। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इज़ देयर एनी मैक्सिमम लिमिट ऑन द सम ऑफ पे एंड NPA, इफ़ यस व्हाट इज़ द टाइम नहीं सॉरी पे लिमिट होगा ये। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेडिकल वाले ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को पे और NPA पे के ऊपर 20% NPA मिलता है। तो टोटल जोड़ के कितना लिमिट तक उसको मिल सकता है। ऑप्शन है हमारे 3.5 लाख, ऑप्शन बी है 3 लाख, ऑप्शन सी है 2,37,000 या फिर कोई लिमिट नहीं। सपोज दैट किसी की बेसिक पे हो गई 2,50,000, बेसिक पे ओनली, सॉरी 2,50,000 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 2,25,000 मैक्सिमम है। सपोज दैट किसी की 2,10,000 मान लीजिए, 2,10,000 किसी की बेसिक है। अब इस पे हम जो है दे रहे हैं 20% NPA,
तो कितना बनेगा हमारा 42,000। तो 2,10,000 और 42,000 2,52,000 हो जाएगा। लेकिन इसकी लिमिट दी हुई है 2,37,500। तो इससे ज़्यादा जो है बेसिक पे और एनपीए मिला के नहीं मिल सकता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऊपर वाले प्रश्न में ही हमने डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज़ द रेट, मतलब रेट पूछा है एनपीए का। तो ऑप्शन है 30%, 20%, 25% या फिर 10%। तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है 20% एनपीए मिलता है जो कि मेडिकल क्वालिफ़िकेशन रखते हैं एस मेडिकल पोस्ट वाले ऑफिसर्स या फिर कर्मचारी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक होता है एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। सपोज़ मतलब ये फोर्स में भी जब मैं था तब देखा था, जो होते हैं सूबेदार मेजर, तो उन लोगों को मतलब इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता था। अभी एसएम की पोस्ट तो रही नहीं, एसएम की पोस्ट पे जो है उनको लगा दिया 1 साल के लिए। तो उनको कितना वर्क अलाउंस मिलता था उसके लिए, उस पार्टिकुलर पोस्ट पे काम करने का एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। ऑप्शन है 5%, 10%, 2% या 4%। तो फ्रेंड्स ये था 2%। ये जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस मिलता है वो 2% मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमने लीव वाले में भी पढ़ा था, यहाँ भी फिर से पढ़ लेते हैं। ज्वाइनिंग टाइम में भी कंबाइंड विद द फॉलोइंग लीव एक्सेप्ट हाफ पे लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ऑल ऑफ द अबव। तो ज्वाइनिंग टाइम को जो है सीएल के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। अभी आप खुद से इसको पॉज करके अभी आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कोई अधिकारी है, उसका ट्रांसफ़र स्टेशन एक्स से स्टेशन बाई पर हुआ है और टोटल डिस्टेंस है 1010 किलोमीटर, तब उसको कितने दिन ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तो हमने ऊपर ही आप लोगों को बताया 1000 तक मिलता है कितना, 10 दिन। 1000 के ऊपर और 2000 के नीचे 12 दिन और 2000 के ऊपर 15 दिन। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 1010, तो कितना मिलेगा इसको, 12 दिन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई सरकारी कर्मचारी है और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन किसी और पोस्ट पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू के तहत भर्ती हो गया, तब जो है उसको वो ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, तो उसका जो पीरियड रहेगा वो क्या ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटेड एज कैजुअल लीव या फिर ट्रीटेड एज लीव एलिजिबल या ट्रीटेड एज ज्वाइनिंग टाइम या फिर ट्रीटेड एज डाइज नोन। तो फ्रेंड्स जब कोई परमिशन लेके मतलब एनओसी लेके और कहीं फॉर्म अप्लाई किया और उसका फिर सिलेक्शन हो जाता है, तब उसको सेम ट्रांसफ़र वाले केस में जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है वही मिलता है। जब मैं आया था असम से अपना रिज़ाइन देके, तो मुझे भी जो ज्वाइनिंग टाइम मिला हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट वेंट ऑन डेपुटेशन टू ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़ हु विल वेयर द एलएससी एंड पीसी, मतलब लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन कौन उसका जो है वहन करेगा यदि वो डेपुटेशन पे जा रहा है, कोई केंद्रीय कर्मचारी, पीएसयू या फिर स्टेट पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडीज़ में। तो ऑप्शन है हमारे द लैंडिंग डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉय हिमसेल्फ या फिर द बोरोइंग डिपार्टमेंट। ऑप्शन डी है आइदर बाय द एम्प्लॉय और बाय द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होता है, या तो खुद एम्प्लॉय जो है लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन और पेंशन कंट्रीब्यूशन वो करेगा, नहीं तो उसका बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसने लिया है, जिस ऑफिस ने उसको उधार लिया है डेपुटेशन पे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार मतलब स्पेशली पूछ ले कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितनी हो सकती है। तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो है 30 दिनों तक जो है जेटी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो है उसको उसके सैंक्शन के लिए कौन कम्पिटेंट है। ऑप्शन है हमारा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, ऑप्शन बी है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी है हेड ऑफ ऑफिस या फिर ऑप्शन डी है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो फ्रेंड 30 दिनों तक जेटी बढ़ाने के लिए जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है कम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये प्रश्न ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऊपर जो है परसेंटेज पूछा था, यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस इज़ ग्रांटेड। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 2 ईयर, ऑप्शन सी है 3 ईयर या फिर ऑप्शन डी 4 ईयर। तो फ्रेंड्स ये जो है 1 साल तक ही जो है एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस दिया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स वैसे प्रश्न है जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में। ऑप्शन प्रश्न हमारा फिक्सेशन ऑफ पे इज़ डन इन केसेस प्रमोशन इन्वॉल्विंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर रूल।
सपोज दैट किसी का प्रमोशन हो गया, हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिस पोस्ट की, तो वो जो है किस रूल के तहत उसका पे फिक्सेशन किया जाएगा। ये AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार IIIT कुरनूल में पूछा गया प्रश्न है। FR1A1, FR22(1A1), FR22(1A2), FR22(1A3), FR22(1A4। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या होगा, FR22(1A1), ये याद कर लीजिए, बहुत बार मतलब आपको काम भी आएगा। इसी के तहत अधिकतर पे फिक्सेशन की जाती है। लेकिन अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होती, मतलब लोअर पोस्ट पे किसी का प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र हुआ है, तब FR बस यहाँ पे लास्ट में 2 हो जाता। तो ऑप्शन हमारा है ए, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एन एम्प्लॉय गेट्स प्रमोशन ऑन 1 जुलाई 2017 एंड ऑप्टेड टू फिक्स हिज पे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, हिज DNI विल बी। मतलब किसी कार्मिक का प्रमोशन हो या फिर अपॉइंटमेंट भी, यदि 1 जुलाई को हो गया तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा 1/1/2018 और फिर 1 साल बाद, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। पहले हमने बताया था यदि इसका 2 जुलाई होता तब इसका हो जाता फिर 1 जुलाई, क्योंकि 6 महीने कंप्लीट होना चाहिए इंक्रीमेंट के लिए, पहला इंक्रीमेंट लगने के लिए, और उसके बाद फिर 1 साल बाद लगता है कंटिन्यू। ये प्रश्न बहुत ही टेक्निकल टाइप का प्रश्न है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 अप्रैल विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन, जूनियर सुपरिटेंडेंट में पूछा गया है। और ये प्रश्न तो आपको देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कराया हुआ है। ऑप्शन हमारे 31 मार्च या फिर 30 अप्रैल या 31 दिसंबर या फिर 30 जून। तो फ्रेंड्स जब बोल दिया 1 अप्रैल, मैंने पहले ही बताया था जब भी पहली तारीख को किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो उसका रिटायरमेंट जो है प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट को होगा, लेकिन अगर 1 के बाद कोई भी डेट है तो उसी महीने की लास्ट डेट को होगा। तो यहाँ 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को इसकी रिटायरमेंट डेट हो जाएगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, पे फिक्सेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज गवर्न बाय, जूनियर सुपरिटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। अभी आपको बताया था मैंने कि जो अधिकतर पे फिक्सेशन है वो सब FR22 में की जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इफ़ द ऑफिशियल इज रिलीव्ड ऑफ ओल्ड पोस्ट इन द आफ्टरनून ऑफ ए डे द ज्वाइनिंग टाइम कमेंसेस फ्रॉम, मतलब कोई रिलीव हो गया आफ्टरनून में तो उसका JT जो है कब से शुरू होगा। ऑप्शन है द सेम डे, ऑप्शन बी है द नेक्स्ट डे, ऑप्शन सी है द नेक्स्ट वर्किंग डे, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो जिस दिन वो आफ्टरनून में यदि रिलीव हुआ है तो उसका जो है नेक्स्ट डे से होगा, यदि वो फॉरनून में रिलीव होता तो उसी दिन से उसका JT शुरू हो जाता। तो इस केस में हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो लोग जो है अप्लाई करते रहते हैं इधर उधर, मतलब जॉब में आने के बाद। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ लीन व्हेन अपॉइंटमेंट टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस या स्टेट गवर्नमेंट इन नॉर्मल कोर्स, मतलब किसी ने जो कोई टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के किसी और ऑफिस में उसने ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी उसका लियन क्या होता है, एक धारणा अधिकार होता है, मतलब आप जो है 2 साल के अंदर अंदर जो है वापस आ सकते हैं अपने ऑफिस में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, लेकिन ये नॉर्मल कोर्स में है। कुछ स्पेशल केस में क्या होता है, इसको 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है तो 3 साल टोटल हो जाता है। लेकिन जब बात आती है नॉर्मल केस की, अगर यहीं पूछता स्पेशल तब 3 साल हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कोर्स पूछा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, एलियन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ए पोस्ट शैल नॉट बी रिटेन्ड व्हेन ही प्रोसीड्स ऑन इमीडिएट एब्जॉर्प्शन आउटसाइड हिज कैडर ऑन डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड। ऑप्शन है ओनली 1 इज़ ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली 2 इज़ ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी आर ट्रू। तो फ्रेंड्स जब कोई इसमें बोल रहा है कि किस केस में जो है लियन जो है नहीं रिटेन किया जाएगा, पहला ऑप्शन है हमारा ही प्रोसीड ऑन इमीडिएट, जब इमीडिएट एब्जॉर्प्शन में चला गया कोई बंदा तब उसका लीन नहीं रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ऑन डेपुटेशन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड, नॉर्मल डेपुटेशन में जब कोई जाता है तो उसका लियन रहता है, लेकिन जो एक प्रिस्क्राइब पीरियड है मैक्सिमम उसके बाद जो है लियन नहीं रखा जाएगा। तो इस केस में दोनों हमारे जो है ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फिर। तो फ्रेंड्स ये थे 20 MCQ। तो कैसी लगी ये वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि हमारा भी जो है मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। जय हिंद।